तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स जब भी हम लोग फाइल करते हैं तो उसमें बेसिकली आपके पास एक ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप अपने इनकम के ऊपर में कितना आपको टैक्स पे करना है वो आप स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उसके बाद आप चाहे तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रोम पर आते हैं। क्रोम पर आने के बाद हमें सर्च करना है इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स में हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है इनकम टैक्स ई पोर्टल, इस पे हमें जाना है। यहाँ पर जाने के बाद हमें होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन पर क्लिक करते ही आप क्विक लिंक्स देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर का। ये देखिए नीचे में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा एंड इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो बेसिक मिलेगा एंड दूसरा आपको एडवांस कैलकुलेटर मिलेगा। बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें पहले बेसिक वाले देखते हैं फिर हम लोग एडवांस वाले पे जाते हैं। बेसिक वाले में सबसे पहले आपको क्या डिटेल्स देना है कि असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर होता क्या है बेसिकली, तो असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल हम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे कि असेसमेंट ईयर 24-25, इसका मतलब है साल 2024 और 2025 में हम लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। लेकिन कौन से इनकम का टैक्स पे करना है, तो जो हम लोगों ने 2023-24 के साल में जो हम लोगों ने इनकम अर्न किया है, इनकम जनरेट किया है, उस पे जो भी टैक्स बनेगा वो हमें 2024-2025 में पे करना है। बेसिकली असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल हमें हमारे इनकम के ऊपर में टैक्स कैलकुलेट करके असेस करके गवर्नमेंट को पे करना होता है एंड उसी साल को हम लोग कहते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद टैक्स पेयर कैटेगरी। आप एक इंडिविजुअल है, आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करेंगे। आपका कोई अगर एचयूएफ है, फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, कोई कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई एओपी बीओआई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट है, तो उस केस में आपको दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में मैं इंडिविजुअल से ही प्रोसेस करता हूँ, तो हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। मतलब जो 2024-2025 में सॉरी 2023-2024 में जो आपने इनकम अर्न किया था, उस साल आप बेसिकली इंडिया में रह कर के इनकम जनरेट कर रहे थे या फिर इंडिया से बाहर आप रह कर के इनकम जनरेट कर रहे थे, वो आपको यहाँ पर बताना है। पूरे आप लाइफ इंडिया में रह रहे हैं बट अगर साल 2023-2024 में आपने पूरे साल अगर किसी और कंट्री में रहे हैं, तो वो आपका इनकम जो है वो बेसिकली नॉन रेसिडेंट में कंसिडर किया जाएगा। तो आपको बेसिकली उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है यहाँ पर ऑप्शंस। ये नहीं कि पूरी लाइफ आप किसी और कंट्री में हैं, 2023-2024 में आप इंडिया में आकर के वर्क कर रहे हैं, तो वो फॉरेन इनकम हो जाएगा, नहीं। तो वो आपका इंडियन इनकम कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस क्या सेलेक्ट करेंगे, मेरे केस में मैं इंडिया में ही हूँ तो मैं रेसिडेंट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको आपका एज बताना है। बिलो 60 ईयर्स रेगुलर सिटीजन हो गया, बिटवीन 60 टू 79 सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं एंड 80 एंड अबव सुपर सीनियर सिटीजन्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो जैसे आप अपना एज सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स एग्जम्पशन होता है वो यहाँ पर कैलकुलेट होता है। जनरली बिलो 60 ईयर्स तक में गवर्नमेंट ने 2.5 लाख तक कोई भी टैक्सेस नहीं पे करने के लिए रखा है कंडीशन। अगर आप 60 से 79 में रहते हैं तो 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपकी इनकम पे। 80 एंड अबव से तो बेसिकली 5 लाख तक, अप टू 5 लाख कोई भी टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इसी के चलते यहाँ पर ये एज पूछा जाता है। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं बिलो 60 ईयर्स। अब आपको क्या करना है, आपको अपना टोटल इनकम यहाँ पर मेंशन करना है। टोटल इनकम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपको क्या कर लेना है, पूरे साल भर 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक जितने भी इनकम आपने जनरेट किए हैं वो आपको टोटल इनकम मेंशन करना है। मैं यहाँ पे लेट सपोज मेंशन करता हूँ 3,75,000, ठीक है। उसके बाद आपको मेंशन करना है टोटल डिडक्शंस। इसमें से आपको आपका खर्चा जो भी आपने किया है वो खर्चे को रिड्यूस कर देना है, इस इनकम को उस खर्चे से कम कर देना है। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, 1 लाख रुपए मेंशन कर देता हूँ मेरा खर्चा। ये हो गया 1 लाख। तो ये हो गया टोटल इनकम मेरा 3,75,000। टोटल डिडक्शंस मैंने मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे टैक्स समरी, यहाँ पर राइट साइड में, तो टैक्स समरी में आपको दिखेगा कि टोटल इनकम मेरा था 3,75,000, जिसमें से टोटल मेरा डिडक्शंस कितना बना है, 1 लाख रुपए मैंने दिखाया है। अब टैक्स अमाउंट कितना बन रहा है एज पर द ओल्ड रिजाइन, तो कुछ भी नहीं है, मेरा 0 है। एज पर द न्यू टैक्स रिजाइन 0 है। कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर देखेंगे व्यू कंपैरिजन, तो कंपैरिजन में आपको दोनों दिखेगा, ओल्ड टैक्स रिजाइन एंड न्यू टैक्स रिजाइन।
तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, ओल्ड टैक्स रिजाइम को भी कंटिन्यू करके रखा है और न्यू टैक्स रिजाइम को भी कंटिन्यू करा है गवर्नमेंट ने। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं कि एक जगह आप 80C से लेकर के 80U के सारे डिडक्शंस ले सकते हैं, बट न्यू टैक्स रिजाइम में आप किसी भी तरीके का डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजाइम में 0 है, जबकि टोटल डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रिजाइम में 1 लाख रुपए उन्होंने कंसिडर किया है। तो ये बेसिकली क्यों है, इसके लिए आपको डिटेल्स में हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आप इजीली आकर के देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या है एंड न्यू टैक्स रिजाइम क्या है, और कौन सा टैक्स रिजाइम जो है वो किसके ऊपर में बेनिफिटेड होता है। अगर सपोज आप एक बिजनेस पर्सन है तो उस केस में आपको क्या ओल्ड टैक्स रिजाइम रखना चाहिए या फिर न्यू टैक्स के सेलेक्ट करके प्रोसीड करना चाहिए, या फिर आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम। अभी के लिए सिंपली हम लोग इतना समझते हैं कि अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजाइम जो है वो बेटर है, अगर उसके ऊपर जाता है तो न्यू टैक्स रिजाइम आपके लिए बेटर है, ये सिर्फ समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि मेरा इनकम ही मैंने सेलेक्ट किया था 3,75,000, तो उस पे चाहे आप न्यू टैक्स रिजाइम लें या फिर ओल्ड टैक्स रिजाइम लें, दोनों में ही टैक्स अमाउंट जो है वो 0 आता है। लेकिन वहीं मैं अगर अपना इनकम को 5,75,000 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि टैक्स अमाउंट मेरा चेंज हो गया। टैक्स समरी में आप जाकर के देखेंगे तो टैक्स अमाउंट मेरा क्या हो गया, 3900 हो गया। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं कि किसके वजह से मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, ओल्ड वाले में या न्यू वाले में। तो अब आप देख सकते हैं कि एज पर द ओल्ड टैक्स रिजाइम 5,75,000 का अगर मेरा इनकम है तो उसमें से 1 लाख रुपए का मेरा डिडक्शन हो गया, मेरे पास कितना बच गया, टैक्सेबल इनकम 4,75,000। बट वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजाइम में जाऊँ तो 5,75,000 मेरा इनकम था। जैसा मैंने बताया कि न्यू टैक्स रिजाइम में कोई भी आपको डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर डिडक्शंस 0 है, तो टैक्सेबल वैल्यू पूरा का पूरा 5,75,000 कंसिडर किया गया एंड उसके ऊपर में 3,900 रुपीज़ टैक्स हमारा बन गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि न्यू टैक्स रिजाइम से जो है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम बेटर होते हैं कुछ-कुछ केसेस में। वहीं पर अगर मैं इसका वैल्यू और इंक्रीज़ कर दूँ, अगर लेट्स सपोज़ 5,75,000 के बजाय मैं यहाँ पे 10 लाख कर देता हूँ, 10,75,000। सो तब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए टैक्स समरी में आप जाकर के देखेंगे, सो आपका इनकम जो है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 1,11,800 आ रहा है, जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में 74,100 ही आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि न्यू टैक्स रिजाइम जो है वो कुछ-कुछ कंडीशंस में बेटर है, कुछ-कुछ कंडीशंस में ओल्ड टैक्स रिजाइम जो है वो ज़्यादा बेटर है। ये क्यों है, इसका अगर आपको डिटेल्स वीडियो जानना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएँ, हम आपको दोनों के कंपैरिज़न्स अच्छे से बता देंगे नए वीडियो में। अभी के लिए हम लोग सिर्फ सिंपल यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लिए कौन-सा बेटर है, कौन-सा बेटर नहीं है। तो कभी भी आप अपना अगर इनकम टैक्स फाइलिंग करने का सोचते हैं या फिर करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, इनकम टैक्स कैलकुलेटर को ओपन करें, जो कि आपको उसी पोर्टल पे मिल जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि कहाँ से जा कर के आप ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करें, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएँ, इनकम टैक्स पोर्टल पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन कर लें एंड आप वहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपना डिटेल्स मेंशन करें। जो भी आपके करेक्ट अमाउंट्स हैं, जो भी आपकी एनुअल इनकम है, वो सारी डिटेल्स आप करेक्टली मेंशन करें। उसके बाद आप कंपैरिज़न देखें कि कौन-सा रिज़ाइम जो है वो बेसिकली आपके लिए बेनिफिटेड है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। ठीक है? तो ये हम लोगों ने देखा था बेसिक कैलकुलेटर का डिटेल्स। अब हम लोग उसी एडवांस में जाते हैं, तो सेम वहाँ यहाँ पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि टैक्स रिज़ाइम आपको ओल्ड रखना है या न्यू रखना है। सो जैसा आपने देखा बेसिक वाले में कि मेरा इनकम अगर 5 लाख या 6 लाख होता है, तो उस केस में मेरे लिए ओल्ड टैक्स रिज़ाइम बेटर है। लेकिन अगर वही 10 लैक्स हो जाता है, तो उस केस में मेरे लिए न्यू टैक्स रिज़ाइम ज़्यादा बेनिफिटेड है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एडवांस कैलकुलेटर में किस तरीके से वर्क होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड टैक्स रिज़ाइम को फ़ॉलो करते हैं एंड उसमें देखते हैं कि हमारा इनकम जो है वो बेसिकली उस पे कितना टैक्स बनता है। वैसे वैसे तो हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेटर में देख लिया था, बट यहाँ पर थोड़ा और इन डिटेल्स आपको दिखेगा कि क्या-क्या डिडक्शंस आप नहीं ले सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अगर न्यू टैक्स रिज़ाइम आप लेते हैं, तो उसमें आप डिडक्शंस नहीं ले सकते। यहाँ जो डिडक्शंस आप देख रहे हैं 0, ये डिडक्शंस आप कौन-कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जो आप न्यू टैक्स रिज़ाइम में नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडवांस कैलकुलेटर में। तो सबसे पहले तो हम लोग ओल्ड टैक्स रिज़ाइम में ही देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, क्या-क्या डिडक्शंस मिल रहा है। तो पहले हम लोग टैक्स रिज़ाइम ओल्ड रख लेंगे, असेसमेंट ईयर अगेन 24-25 रखेंगे, टैक्स पेयर का कैटेगरी हम लोग इंडिविजुअल ही रखते हैं, रेजिडेंशियल मान करके चलते हैं कि रेसिडेंट के ही हैं, इंडिया के ही हैं एंड एज जो है वो लेस देन 60 है। ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई 2024। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान में रखना है कि ड्यू डेट्स जो भी हमें दिखाया जाता है, उस समय से पहले हमारा आईटीआर फाइल हो जाना चाहिए और एल्स आपको जो है वो लेट फाइन पे करने पड़ सकते हैं। ठीक है? तो कोशिश हमेशा यही रखें कि ड्यू डेट से पहले आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें।
अब 31 जुलाई 2024 इज द ड्यू डेट, लेकिन आप कब अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो बेसिकली आप 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चालू कर सकते हैं। सो अभी तो हम लोग फाइल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे हैं डिटेल्स। सो डिटेल्स फॉर इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन, यहाँ पर देखते हैं कि इनकम अंडर द हेड सैलरी। बेसिकली इनकम जो भी टैक्सेबल होते हैं वो इन 5 हेड्स में होते हैं। वन इज इनकम अंडर द हेड सैलरी, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं सो आपके पास जो भी इनकम आता है वो सैलरी इनकम कंसिडर होता है। आपके पास लेट सपोज हाउस प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पर दे रखे हैं और टेनेंट से आप जो भी रेंट लेते हैं वो इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी में आता है। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, सपोज आपके पास जो हाउस है वो हाउस आपने बेच दिया और उस हाउस बेच करके जो भी आपको प्रॉफिट आया है, मतलब आपने एक घर खरीदा था 10 लाख में, आपने उसे बेचा तो आपको मिला 12 लाख रुपए, वो जो 2 लाख का डिफरेंस आपको जो गेन हुआ है वो गेन जो है वो कैपिटल गेन कंसिडर होगा। कैपिटल गेन के अंडर में वो टैक्सेबल होगा। इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपका किसी भी तरीके का बिजनेस है या फिर आप एक प्रोफेशनल है तो वो इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। एंड इन चारों के अलावा किसी भी अदर तरीके के इनकम है तो वो इनकम अंडर द हेड्स अदर सोर्सेज में आ जाएगा। मतलब आपका सैलरी, आप एम्प्लॉय नहीं है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंटल इनकम नहीं है, कोई कैपिटल गेन आपके पास नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन आपका नहीं है। अगर आप कोई मान करके चलिए लॉटरी से आपका इनकम आता है, कोई बैटिंग गैम्बलिंग वगैरह से आप अगर कोई पैसा कमाते हैं तो वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड्स अदर सोर्सेस। ठीक है, सो हमारे केस में इनकम अंडर द हेड सैलरी लेते हैं एंड यहाँ पर आपको मेंशन करना है नेट सैलरी। सो नेट सैलरी जो भी है वो हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं 5,75,000, 5,75,000, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, 5,75,000। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है सैलरीड एम्प्लॉइज को अंडर सेक्शन 16IA। इसके तहत 50,000 का आपको डिडक्शंस मिलता है, तो 5,75,000 में से 50,000 लेस हो गया। अब आपके पास जो टैक्सेबल ग्रॉस टोटल इनकम बनता है वो है 5,25,000। ठीक है, इसके बाद आपका अगर कोई अदर इनकम भी है, जैसे कि मान करके चलिए सैलरी इनकम के साथ साथ आपका रेंट भी आप लेते हैं घर से, रेंटल इनकम भी आता है, या फिर आपने उस साल किसी भी तरीके का एसेट्स को बेच करके कोई इनकम जनरेट किया है, तो अगर वैसा कोई इनकम है, या फिर आपका सैलरी इनकम भी है, साथ ही साथ आप किसी भी तरीके का बिजनेस भी चलाते हैं, छोटा मोटा अगर बिजनेस है आपका, उससे अगर कोई इनकम आता है, या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक या फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी, उस तरीके का कोई इनकम है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको मेंशन करना है। अगर वैसा कुछ भी नहीं है तो हम लोग उसे एज इट इज छोड़ देंगे। हमारे केस में हम लोग उसे एज इट इज छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो ग्रॉस टोटल इनकम कितना दिख रहा है, 5,25,000, जैसा कि 50,000 का वो डिडक्शन हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डिडक्शंस, प्रोवाइड डिटेल्स इन डिडक्शन इन डिटेल्स। सो बेसिकली यहाँ पर इतने सारे डिडक्शंस है, सेक्शंस मेंशन किए हुए हैं जिसमें आप डिडक्शंस ले सकते हैं अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइन। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके रीड आउट करते हैं कि कौन कौन से डिडक्शंस हैं यहाँ पे। सो बेसिकली सबसे पहला डिडक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, तो LIC का कोई प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, PF में कोई कंट्रीब्यूशन आपका, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपने ले रखा है, NSC है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन वगैरह का रीपेमेंट आप करते हैं, वैसा कोई भी अगर आपका एक्सपेंसेस हैं तो उसका डिडक्शन हम यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, पेमेंट इन रिस्पेक्ट पेंशन फंड। तो पेंशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन आपका है तो उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCC। इसके बाद आपका एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS, तो वैसा कोई भी अगर आपका कंट्रीब्यूशंस वगैरह है, कोई पेमेंट है तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं अंडर द सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1। इसके बाद आपका डिडक्शन आता है 80CCD1B, जिसमें आपको एडिशनल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS, अगर कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं तो वो भी आपको डिडक्शन, उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80CCD1B। इसके बाद क्या है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2, अगेन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS। तो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इससे ऊपर गया था एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में हमें मिल रहे थे 1 और 1B में, लेकिन 2 में किसका मिल रहा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का हमें डिडक्शन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, तो मेडिक्लेम प्रीमियम, अगर कोई मेडिकल प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आपको 80D में मिल जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, किसी भी तरीके का डोनेशन आपने किया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन दिया है, किसी NGO को आपने दिया है या किसी ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया है, उस डोनेशन का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G। इसके बाद अंडर सेक्शन 80E किस तरीके का डिडक्शन है, सो है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। लेट सपोज आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है, उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं ना, उस लोन अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80E मिल जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80AA, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस।
अगर घर बनाने के लिए आपने कोई लोन ले रखा है और उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको किस में मिलेगा, 80EE। सो आपने देखा होगा कि 80C में भी हम लोगों ने रीड किया था रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, एंड हम लोगों ने 80EE में देखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस। तो ये दोनों जगह में क्या लिखा हुआ है, 80C में वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो भी मंथली ईएमआई जाता है उस ईएमआई में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा होता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा, एंड जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको किस में मिलेगा, 80EE में मिलेगा। तो दोनों अलग अलग जगह पे उसका डिडक्शन मिलता है, ये ध्यान रखना है। एक ही जगह आपको दोनों अमाउंट नहीं मेंशन करना है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। इसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTA। फिर डिपॉजिट्स वगैरह पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTB। ठीक है, वो सारे डिटेल्स हम यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर डिडक्शन है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ऐड डिडक्शन, वो डिडक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर किसी भी सपोज मान करके चले यहाँ पर जो डिडक्शन की लिस्ट है इसमें से आपका जो डिडक्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं है, मेंशन नहीं है, तो आपको यहाँ पर दूसरे एनी अदर डिडक्शन में वो मेंशन कर लेना है किस तरीके का डिडक्शन है, उस डिडक्शन का क्या अमाउंट है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो डिडक्शन है इस डिडक्शन में आप 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। लेट सपोज मेरा, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको एक दिखाता हूँ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सो 80C में हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पर 1,75,000। ठीक है, सो 1,75,000 देखिए यहाँ पर एक मैसेज क्या आ रहा है, द एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एक बार मैं फिर से मेंशन करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ 1,75,000। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, द एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इतना कैन नॉट बी मोर देन 1.5 लाख। सो 1.5 लाख से ज्यादा का आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 1,50,000 ही मेंशन करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखिए अब वो अमाउंट ले लिया। अब इसके अलावा 80CCC में हम लोग मेंशन करते हैं लेट्स सपोज 25,000। ठीक है, इस तरीके से आप अगर मेंशन करेंगे तो कोई भी सेक्शन में कोई भी अमाउंट कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा 80C से लेकर के 80U तक, इनफैक्ट 80U यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ है, तो वो एडिशनल अगर आपको लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे अदर डिडक्शंस में लिखा हुआ है। तो वही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि डिडक्शन जो है वो मैक्सिमम 1.5 लाख का ही मिल सकता है, उसके बियॉन्ड आप डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं। तो अब आप चाहे आपका रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 1.5 लाख का हो या आपका प्रीमियम 1.5 लाख का हो, अगर सारा मिलाकर के 1.5 लाख रुपया हो जा रहा है तो आप उससे ज्यादा का डिडक्शंस किसी भी सेक्शन में नहीं ले सकते हैं। अगर आप मेंशन करते भी हैं तो भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा और आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हमारे केस में मैंने क्या किया, सिंपली 1.5 लाख रुपए मेंशन कर दिया 80C में, एंड उसके बाद हमारा टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 3,75,000। हम लोगों ने मेंशन कितना किया था इनिशियल में, 5,75,000, जिसमें से गवर्नमेंट में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया अंडर सेक्शन 16(1)(a). इसके बाद आया 5,25,000। उसमें के बाद हम लोगों ने क्या किया, 1,50,000 का डिडक्शंस ले लिया। डिडक्शंस लेने के बाद हमारे पास क्या है, टैक्सेबल इनकम 3,75,000। अब इस टैक्सेबल इनकम पे बेसिकली कितना हमारा टैक्स बना है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो टैक्स एट नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट पे टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया गया और वो कितना आया, 6250 आया। इसके बाद यहाँ पर आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन होता या फिर लॉटरी होता या किसी भी तरीके का अदर सोर्सेज का एक्सेप्शनल इनकम होता तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेसिकली कितने कवर्ड होता है। अगर इस सेक्शन के अंडर में 111A, इसमें अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इसमें आता है तो 20% इसमें फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। सो वैसे कुछ एक्सेप्शनल इनकम्स हैं जिनके ऊपर में वो नॉर्मल टैक्स रेट जो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सो वैसे वैसा कोई हमारा एक्सेप्शनल इनकम नहीं था, इसी के लिए यहाँ पर जो भी एक्सेप्शनल टैक्स है, स्पेशल टैक्स है, वो यहाँ पर 0 आया है। ठीक है, अब टोटल टैक्स बिफोर रिबेट, रिबेट से पहले कितना हमारा टैक्स बन रहा है, 6250। अब लेस करते हैं उसमें से टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 6250 पूरा का पूरा ये हमें रिबेट मिल गया। रिबेट हम लोगों को कितने इनकम तक मिलता है, अगर हमारा इनकम 5 लाख तक रहता है तो हमारा पूरा का पूरा जो 5 लाख तक टैक्स बनता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, रिबेट में कंसिडर हो जाता है, उसका हमें रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। अगर हमारा इनकम 5 लाख से ऊपर जाता है, यहाँ पर जो आप टैक्सेबल इनकम देख रहे हैं 3,75,000, अगर ये 5,01,000 भी हो जाएगा ना तो हमें यहाँ पर रिबेट नहीं मिलेगा। हम लोग उसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा क्या हो गया, टैक्स जो है वो नेट कितना आ रहा है, 000, और हमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर एक ट्विस्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं। हमारा इनकम 5,75,000 हम लोगों ने दिखाया था, इसको कर देते हैं 6,75,000।
नहीं, 1.5 लाख का हम लोगों ने डिडक्शन ले रखा है ना, तो इसको करते हैं 9,75,000। 9,75,000 जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारा टैक्सेबल टोटल इनकम कितना आ रहा है? टैक्सेबल इनकम आ रहा है 7,75,000। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको रिबेट क्या मिल रहा है? रिबेट यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, 0 रुपीज आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा इनकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा आ गया। अब 5,01,000 ही हम लोग नेट करके देखते हैं। इसको भी हटा देते हैं, डिडक्शंस फॉर द टाइम बिंग हम लोग हटा देते हैं। 9,75,000 के बजाय 50,000 ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा करके 5,50,000 का हमें डिडक्शन मिलेगा, 51 कर देते हैं इसको, 5,51,000। तो 50,000 लेस हो गया, 5,01,000 हमारा आया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी हमारा जो रिबेट है वो 0 आ रहा है। दिस मीन्स कि अप टू 5 लाख आपका जो भी इनकम होता है उसके ऊपर में टैक्स जो है वो आपको 0 पे करना पड़ता है। वो यही रीजन है कि हमें 0 पे करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि हमें क्या मिल जाता है? रिबेट मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए 5,50,000 मैंने इनकम कर दिया, 50,000 लेस हो गया। अब हमारा इनकम कितना हो रहा है? 5 लाख का नेट आ रहा है टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पर देखिए आपका टैक्सेबल इनकम कितना हो रहा था? 5 लाख। उस पर टैक्स कितना बना? 12,500। और उस पर रिबेट कितना मिल गया? 12,500। सो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, सो हमेशा आप ध्यान रखें कि 5 लाख तक अगर आप अपना इनकम दिखाते हैं तो उस पर आपको टैक्स 0 रुपीज लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज उसमें हमें डिडक्शन मिल जाते हैं, उसमें हमें डिडक्शन मिल जाते हैं अंडर सेक्शन 87A। सो कोई अगर कहता है कि 2.5 लाख तक ही टैक्सेबल टैक्स नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 लाख तक दिख रहा है, 5 लाख तक टैक्स नहीं लग रहा है, तो वो इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज आपको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। रिबेट मिलना और अमाउंट पे टैक्सेबल टैक्स लगना दोनों अलग चीजें हैं। 2.5 लाख तक आपको 1 रुपया भी टैक्स आपका नहीं लगता है, बिकॉज वहां पर रिबेट वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट सपोज अगर मान करके चलिए 5 लाख हम लोगों ने यहाँ पर अभी हमारा टैक्सेबल इनकम दिख रहा है, अगर गवर्नमेंट ने कल के डेट में ये 87A सेक्शन ही हटा दिया, रिबेट का सेक्शन हटा दिया, कॉन्सेप्ट हटा दिया, तो फिर ये 5 लाख पे भी आपको टैक्स लगने लगेगा। तो यही रीजन है कि आपको बताया गया था स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में कि अप टू 2.5 लाख अगर आपका एज बिलो 60 है तो 2.5 लाख तक का ही इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसिकली जब हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो 5 लाख तक हम लोग टैक्स नहीं भरते हैं, तो उसका सीधा सिंपल सा कारण क्या है? कारण आप यहाँ पर सीधा स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि आपको क्या मिल जाता है? रिबेट मिल जाता है, एंड इसी के वजह से आपको बेसिकली टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। और एल्स जैसे ही अगर गवर्नमेंट सपोज मान करके चलिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उन्होंने बोला कि ये रिबेट वाला सेक्शन हम हटा रहे हैं, तो फिर आपको 2.5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा होगा आपका टैक्सेबल इनकम, तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई अगर आपको कहता है कि 2.5 लाख तक आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसका मतलब अलग होता है, और 5 लाख तो कोई कहता है कि टैक्सेबल इनकम नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा, तो उसका मतलब अलग होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिकली देखा ओल्ड टैक्स रिजाइम में। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा 5 लाख तक का इनकम है तो हमें 1 रुपए भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब वही चीज हम लोग न्यू टैक्स रिजाइम में जाकर के देखते हैं। सो न्यू टैक्स रिजाइम हम लोगों ने कर लिया, बाकी सब चीज हमारा एज इट इज रहेगा, हमारा इनकम भी हम वैसे ही छोड़ देते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डिडक्शन में आपको जो ऑप्शन इनेबल्ड हो रहे थे, एटीसी में जो डिटेल्स आप फिलअप कर पा रहे थे, अब आप कोई भी डिटेल्स यहाँ पर फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिलअप नहीं कर सकते हैं। किसमें आप डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं? तो वो ये डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD। बट इस पे भी कंडीशन है, इस पे भी अगर मैं 1,50,000 जोड़ूंगा तो यहाँ पे वो नहीं लेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने 1.5 लाख को क्या किया है, 80CCD पे ले रहे हैं, लेकिन 80C पे मतलब टोटल डिडक्शंस में जहाँ पे हम लोगों को मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब न्यू टैक्स सिस्टम आप लेते हैं तो उसमें आपको डिडक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं, सारे के सारे डिडक्शंस बंद हो जाते हैं, एक्सेप्शनल 1 और 2 ही डिडक्शंस आपको मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक डिडक्शन आपको मिलेंगे अंडर सेक्शन 80CCD, दैट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब आपका वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स एनपीएस। ठीक है, एम्प्लॉई की तरफ से आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलता है अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में कब आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं और करना चाहिए? जब आपका इनकम जो है वो ज्यादा हो। अगर आपका इनकम 5 लाख या 6 लाख तक है तब आपको डेफिनेटली ओल्ड टैक्स रिजाइम को ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 5,50,000 पे न्यू टैक्स रिजाइम में हम लोगों ने बेसिकली कंसिडर किया। अब क्योंकि डिडक्शन जो है ये अमाउंट बेसिकली हम लोग नहीं मेंशन कर सकते हैं बिकॉज ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है।
हमारा कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, हमारा कोई भी बेसिकली डिडक्शंस अलाउड नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनकम 5 लाख बन रहा है, उस 5 लाख पे यहाँ पर भी आपको रिबेट मिलेगा। न्यू टैक्स रिजाइम हो या फिर ओल्ड टैक्स रिजाइम, रिबेट आपको दोनों ही केसेस में मिलते हैं। सो अप टू 5 लाख इनकम किसी में भी रहे, चाहे ओल्ड में रहे या न्यू रिजाइम में रहे, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वहीं जब हमारा इनकम बढ़ेगा, अगर 550 के बजाय हम यहाँ पर 750 कर देते हैं, 7,50,000 कर देते हैं। सो अब आपका देखिए 7 लाख रुपीज आपका हो गया टैक्सेबल इनकम। इस पे आपको बेसिकली टैक्स कितना बन रहा था, 25,000, एंड इस पे आपको रिबेट कितना मिल गया, 87A में 25,000 का पूरा रिबेट मिल गया। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आपका इनकम अभी 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, बट अभी भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट ध्यान क्या रखना है कि अभी आपने क्या सेलेक्ट किया था, न्यू टैक्स रिजाइम आपने सेलेक्ट किया है इंस्टेड ऑफ ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो यहाँ पर अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर गया, तो अब आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्या लेना है, न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर में जाकर के अपना इनकम टैक्स फाइल करना है। द रीजन इज सिंपल, द रीजन इज मुझे उसमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देख रहे हैं यहाँ पर हमारा टैक्सेबल इनकम कितना शो कर रहा है, स्ट्रेट अवे 7 लाख हमें दिख रहा है। अभी हमारा टैक्सेबल इनकम कितना है, 7 लाख है, बट हम जो टैक्स पे करने वाले हैं वो हमारा टैक्स अमाउंट कितना है, 0 है। हम बेसिकली कुछ भी अभी टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हम लोग अंडर न्यू टैक्स रिजाइम देख रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग न्यू ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा टैक्स कितना बन रहा है, 54,600 का हमारा टैक्स बन रहा है, ठीक है। सो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको किस समय में कौन सा टैक्स रिजाइम फॉलो करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम बेसिकली है क्या एंड क्यों लाया गया, उसको हम लोग इन डिटेल्स देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स रहेंगे, जो आपको कुछ कंफ्यूजन लगे, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।